नमस्कार, मैं हूं संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे पार्ट 5, जो बात करता है किसके बारे में, संघ सरकार के बारे में। आज जो है हम पार्लियामेंट के अंतर्गत पढ़ेंगे कि कानून निर्माण प्रक्रिया, ठीक है, कि कैसे जो है वो संसद में कानून बनाए जाते हैं, जिसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट की संसद में विधायी प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोनों सदनों में, ठीक है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, समान है, इक्वल है भाई। सेम स्टेप जैसे लोकसभा में फॉलो किए जाएंगे वही स्टेप कहाँ फॉलो किए जाएंगे, राज्यसभा में। जैसे राज्यसभा में फॉलो किए जाएंगे वैसे ही कहाँ फॉलो किए जाएंगे, राज्यसभा में फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, तो ये इनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो बिल क्या होता है सबसे पहले जान लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर एक्ट और लॉ जानते हैं ये क्या होता है। तो बिल क्या होता है, प्रपोजल होता है लेजिस्लेशन के लिए। ठीक है, मतलब एक तरह से क्या है कि अगर इस देश में मेरे को कानून चाहिए कोई, तो उसके लिए क्या है, एक ये प्रपोजल है। ठीक है, उसको हम क्या बोल देंगे, बिल बोल देंगे। यही जब बिल लोकसभा से पास हो जाएगा, राज्यसभा से पास हो जाएगा, जब इसके ऊपर प्रेसिडेंट साइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे लिए एक्ट या फिर लॉ बन जाता है। ठीक है, तो बैन विल पास, तो उसी को हमने क्या नाम दे दिया है, एक्ट का नाम दे दिया या फिर लॉ का नाम दे। तो दोनों के बीच में अब ध्यान रख लेना, बिल को हिंदी में बोला जाता है विधेयक। ठीक है, और एक्ट को या तो आप बोल देना कानून या फिर बोल देना अधिनियम। क्लियर। अब देखो, अब इसके प्रकार जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है प्रेजेंटेशन के आधार पर। ठीक है, तो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है बिल को, तो उसके आधार पर बिल के यहाँ पर क्या है, प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है, ठीक है, कि दो तरह के होंगे। एक हमारे पास होगा पब्लिक बिल, ठीक है, पब्लिक विधेयक, जिसको बोला जाएगा सरकारी विधेयक। और दूसरा होता है हमारे पास प्राइवेट बिल, यानी कि निजी विधेयक बोल दो, या फिर इसको बोल दो गैर सरकारी विधेयक। ठीक है, तो पब्लिक जो बिल होगा वो प्रेजेंट किया जाएगा किसके द्वारा, मिनिस्टर के द्वारा, किसी मंत्री के द्वारा। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन, अगर किसी बिल को कोई मंत्री प्रेजेंट कर रहा है तो उसी को मैं बोल लूंगा कौन सा बिल है, वो पब्लिक बिल है। और अगर किसी बिल को मंत्री के अलावा, तो हमने पढ़ लिया है मंत्री के अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का साइज आप सबको पता है कि 80 से लेकर 85 तक। ठीक है, अब इनके अलावा, कि इन 80 से 85 बंदों के अलावा कोई भी बिल लेकर आएगा उसी को हम बोल देंगे, ठीक है, प्राइवेट बिल बोल देंगे। और उन सदस्यों को हम बोल देंगे प्राइवेट मेंबर बोल देंगे या फिर गैर मंत्री बोल देंगे। ठीक है सारे के सारे क्या है, ये एमपी ही है, लेकिन कुछ उसमें से क्या है, मंत्री हैं और कुछ मंत्री नहीं है। तो जब मंत्री कोई बिल पेश करेगा तो उसको बोला जाएगा पब्लिक। बाकी जो बच के अगर वो बिल पेश कर रहे हैं तो उनको हम क्या बोल देंगे, प्राइवेट मेंबर बोल देंगे, और उस बिल को हम क्या बोल देंगे, प्राइवेट बिल बोल देंगे। होगा क्लियर दोनों के बीच में डिफरेंस, तो ये ध्यान रखना। ठीक, अब कंपैरिजन कर लेते हैं थोड़ा सा पब्लिक बिल में और प्राइवेट बिल में। तो इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाएगा, मिनिस्टर के द्वारा। इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया जाएगा, प्राइवेट मेंबर के द्वारा, मतलब जो मंत्री नहीं है उनके द्वारा। ठीक है, नोटिस पीरियड कि लाना है तो कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा, 7 दिन पहले, और इधर कितने दिन पहले, 30 दिन पहले। एडवांस चांसेस, ठीक है, सॉरी अप्रूवल चांसेस क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि मंत्री के द्वारा लाया गया है तो इसको पास होना भी क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, और इधर क्या है, पास होने के चांसेस क्या है, बहुत ही कम है। किसी भी गैर मंत्री के द्वारा लाया जा रहा है तो समझ लेना खतरे की घंटी है, पास होने वाला नहीं है। इम्पैक्ट, अगर ये पास नहीं होता, ठीक है, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो ध्यान रखना गवर्नमेंट को हाथ धोना पड़ सकता है, सरकार गिर भी सकती है। ठीक है, और अगर ये प्राइवेट बिल अगर पास नहीं होता तो ऐसा कोई भी ध्यान रखना, रिजेक्ट हो जाता है तो कोई भी हार्म किसी को भी नहीं होगा। हो गया क्लियर। अब बात करते हैं नेचर के आधार पर, स्वरूप के आधार पर बिल के प्रकार। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन, ठीक है, हर साल जो मर्जी एग्जाम उठा के देख लेना, छोटे से लेकर बड़े लेवल तक का, बस पूरे का पूरा इससे बाहर कहीं नहीं आएगा आप लोगों के पास। ठीक है, तो नेचर के आधार पर, ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास ऑर्डिनेंस बिल, जिसको बोला जाता है साधारण विधेयक। फिर आता है हमारे पास मनी बिल, जिसको बोला जाता है धन विधेयक। फिर आता है हमारे पास वित्तीय बिल, ठीक है, फाइनेंस बिल। ठीक है, और फिर आता है संविधान संशोधन बिल आता है या फिर विधेयक आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो नेचर के आधार पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास ये 4 तरह के ही दे रखे हैं। ठीक है, कौन कौन सा आएगा, ऑर्डिनरी आएगा, मनी आएगा, फाइनेंशियल आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन बिल आएगा। सबसे पहले तो इनके बारे में आर्टिकल जान लो कि साधारण विधेयक का वर्णन
कहाँ पर किया गया है, आर्टिकल 107 और आर्टिकल 108 में किया गया है। उसके अलावा मनी बिल का वर्णन कहाँ पर किया गया है, मैं तो बोलता हूँ डबल स्टार मार्क लगा लेना, कहाँ पर किया गया है, 110 में। तो अभी हाल फिलहाल में अगर आप लोगों ने जो जेवीटी कमीशन का पेपर हुआ है, अगर वहाँ पर देखा तो पर्टिकुलर वहाँ पर आर्टिकल पूछ रखे हैं, ठीक है। और जो मैं जहाँ पर ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो वहाँ का बच्चों का रिस्पांस बहुत ही अच्छा आया है, ठीक है। तो मेरी कल ही उनसे बात हुई है तो उन्होंने बोला हाँ भाई जो हमने पढ़ा है, अब देखो आप लोगों का जो सिलेबस है पटवारी के एग्ज़ाम का है बिल्कुल जेबीटी वाला है, ठीक है। तो वहाँ पर साइंस के 30 क्वेश्चन है, ठीक है। तो साइंस के 30 क्वेश्चन है, पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब सेक्शन वाइज दे रखा है इस बार। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो बहुत ही बढ़िया है और बच्चों ने खुद बोला है कि सर जहाँ जितना ज़्यादा हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या हो रही है, फायदेमंद। और पॉलिटी जो है वो खासकर आर्टिकल पूछ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल जितने भी हमने पढ़े हैं, ठीक है, बिल्कुल मद्देनजर ध्यान रख लेना। मैंने वैसे छोड़ा नहीं है, कोई भी आर्टिकल अगर पढ़ा है, कोई भी चीज़ हमने पढ़ी है तो मैंने बकायदा मेंशन कर रखा है कि हाँ इस आर्टिकल को ध्यान में रखना, इस आर्टिकल को ध्यान में रखना, ठीक है। तो इसी तरह मनी बिल के लिए आर्टिकल कौन सा आएगा हमारे पास, आर्टिकल 110 आएगा। उसके बाद बात करते हैं फाइनेंशियल बिल की, जो आर्टिकल कितने में आएगा, आर्टिकल 117 में आएगा। फिर उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। संविधान को संशोधित करने के लिए अगर कोई बिल आ रहा है तो किस आर्टिकल के तहत आ रहा है, ठीक है। इंट्रोड्यूस कि कोई बिल सबसे पहले कहाँ लाया जाएगा, ठीक है, मतलब किस हाउस के पास किस बिल के बारे में ज़्यादा पावर है या कम पावर है तो उसके रिगार्डिंग है। तो ऑर्डिनरी बिल लोकसभा और राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है, तो मतलब दोनों सदनों के पास, अब ये पढ़ लो और यहाँ पढ़ लो, मतलब दोनों सदनों के पास क्या है, इक्वल पावर है, हो गया। अब मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है किसके मुकाबले, राज्यसभा के मुकाबले। उसके बाद देखिए कि फाइनेंशियल बिल कहाँ लाया जाएगा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में, राज्यसभा में। तो यहाँ देखो दोनों सदनों के पास क्या आ गई, इक्वल पावर आ गई। फिर इसके अलावा यहाँ पर देखिए संविधान संशोधन जो विधेयक है किसी भी सदन से लाया जा सकता है, तो मतलब क्या हुआ कि दोनों सदनों के पास क्या है, इक्वल पावर है, ठीक है। अब ये पी क्या है, ठीक है, ये है प्रायर प्रेसिडेंट परमिशन, ठीक है, कि किसी बिल को अगर मैं लाना चाह रहा हूं तो किसके लिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लगेगी, ठीक है। तो ऑर्डिनरी बिल के लिए राष्ट्रपति की कोई भी पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है, नो पीपीपी इज रिक्वायर्ड। लेकिन हाँ जब भी मैं क्या लेकर आऊँगा, मनी बिल लेकर आऊँगा तो वह राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही लाया जाएगा, मतलब मिनिस्टर जो है उसे अपनी मर्जी से नहीं ला सकता, ठीक है। तो बस यहाँ एक ही है और यही वाला केस बनता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो सिंपल सा क्वेश्चन बना देगा वो कि ओड वन छांटिए कि विषम छांटिए। तो ऑर्डिनरी बिल के केस में प्रायर परमिशन चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। फाइनेंशियल बिल के केस में चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल में प्रायर परमिशन चाहिए, नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किसके रिगार्डिंग चाहिए, मनी बिल के रिगार्डिंग ही ध्यान रख लेना, राष्ट्रपति की प्रायर परमिशन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो ओड वन कौन सा आ गया इसमें, मनी बिल आ गया। तो ऐसे यहाँ, ठीक है। ऊपर वाला भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि बताइए ओड वन कौन सा है, बिल दे देगा वो 4 और पूछ देगा इंट्रोड्यूस बताइए, मतलब ओड वन बताइए कौन सा है। तो ये देखो तीनों के तीन, ऑर्डिनरी बिल भी, फाइनेंशियल बिल भी और संविधान संशोधन बिल भी, ये क्या है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं, बात करते हैं ज्वाइंट सीटिंग के बारे में, संयुक्त बैठक जिसका वर्णन दे रखा है आर्टिकल 108 में, अभी आगे आएंगे, ठीक है। तो अब ध्यान रख लेना कि एक हाउस ने पास कर दिया, एक हाउस ने पास नहीं करा, तो ऐसे में बिल दोनों सदनों से पास नहीं माना जाएगा। तो फिर यहाँ पर अगर दोनों भाई बिल पास नहीं हुआ है तो डेडलॉक आ गया। अब उस डेडलॉक को सुलझाने के लिए हमारे यहाँ पर प्रावधान किया गया है किसका, संयुक्त बैठक का, कि दोनों सदनों एक साथ आओ, एक साथ बहस बसाई करते हैं और इस बिल को क्या करते हैं, पास करते हैं। तो सिंपल कहा गया कि किस बिल पर ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान होगा और किस पर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान है, ठीक है, कि साधारण विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। लेकिन मनी बिल के केस में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाएगी। क्यों नहीं बुलाई जाएगी, क्योंकि लोकसभा के पास क्या है, ज़्यादा पावर है, किसके रिगार्डिंग, राज्यसभा के रिगार्डिंग। और किस बिल के बारे में, मनी बिल के बारे में। फाइनेंशियल बिल के बारे में ज्वाइंट सीटिंग होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन संविधान संशोधन के मामले में ध्यान रख लेना, दोनों के क्या होगा
कि किसी भी के पास एक ज़्यादा पावर नहीं है, दोनों के पास क्या है, इक्वल पावर है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 बिल याद रखना बस। ठीक है, कि ज्वाइंट सीटिंग जो है वो किस केस में होगी और किस केस में नहीं होगी। तो फाइनेंशियल बिल के केस में ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी और संविधान संशोधन के मामले में भी ज्वाइंट सीटिंग नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद है ड्यूरेशन, कि अगर जो बिल है और लोकसभा कि अगर बिल लोकसभा से आया है, ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया है, अब हम राज्यसभा के पास भेज रहे हैं, तो राज्यसभा उस बिल को अधिकतम अपने पास कितने समय तक रख सकती है, कितने समय तक नहीं रख सकती है, तो उसके रिगार्डिंग है। ठीक है, तो ड्यूरेशन इसका सिंपल सा मतलब है कि राज्यसभा कैन कीप द बिल, मतलब कितने समय तक अपने पास रख सकती है। तो ऑर्डिनरी बिल को वो अपने पास कितने समय तक रख सकती है, मतलब 6 महीने तक, अगर वो उसके ऊपर कोई एक्शन भी ना ले, ठीक है, चलेगा। लेकिन अगर 6 महीने से ज़्यादा होगा फिर हमें उसको डेडलॉक को सुलझाना पड़ेगा, हमें ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं मनी बिल को। मनी बिल को राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ कितने दिन तक होल्ड कर सकती है, 14 दिन तक ही होल्ड कर सकती है। अगर 14 दिन के अंदर उन्होंने पास कर दिया तो ठीक है, नहीं तो ऑटोमेटिक वो उस सदन से क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं वित्तीय बिल की, फाइनेंशियल बिल की, तो यहाँ भी वो ध्यान रख लेना कितने समय तक होल्ड कर सकती है, 6 महीने तक होल्ड कर सकती है। लेकिन संविधान संशोधन बिल को वो ध्यान रख लेना, वो होल्ड नहीं कर सकती। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से भी आएगा, ओड वन छांटिए, तो ओड वन यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, यहाँ भी टाइम है, लेकिन यहाँ टाइम नहीं है। तो ध्यान रख लेना संविधान संशोधन के मामले में, ध्यान रखना राज्यसभा एक तो बिल रोक नहीं सकती और ना ही वो ध्यान रख लेना ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान भी है। क्लियर हो गया।